कक्षा 12वीं प्रेमघन की छाया स्मृति सत्र 2021-22 के प्रथम सत्र में आने वाला पाठ है जो लिखा गया है रामचंद्र शुक्ल जी के माध्यम से। और पाठ का नाम प्रेमघन की छाया स्मृति। प्रेमघन की छाया स्मृति अर्थात प्रेमघन जी की याद में जो है कहीं ना कहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पाठ को या इस निबंध को लिखा है। पाठ का प्रमुख पात्र है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ही वे व्यक्ति हैं जिन पर जो है रामचंद्र शुक्ल ने इस पाठ को लिखा है। अब दूसरा करेक्टर यहाँ पे प्रमुख आता है लेखक के पिताजी। लेखक के पिताजी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी भरतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी ने भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि ये उनके जो है प्रमुख कवि रहे हैं। बचपन में वे जो है इनके नाटक भी सुना करते थे। फिर आते हैं केदारनाथ जी पाठक, जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उनका एक जो है मिर्ज़ापुर में एक पुस्तकालय था जहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जो है बचपन से ही जाया करते थे और वहाँ से किताबें लाकर पढ़ा करते थे और पुस्तकालय में भी जाकर किताबों को पढ़ा करते थे। और वहीं पर जो है उन्होंने केदारनाथ जी पाठक को देखा था। फिर आते हैं बाबू रामकृष्ण वर्मा। बाबू रामकृष्ण वर्मा जो है लेखक के पिताजी अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी के कॉलेज के सहपाठी थे, ठीक है। और इनका एक भारत जीवन बीमा प्रेस था जिसके ये मालिक थे। अब यहाँ पे भारत जीवन बीमा प्रेस के अगर ये मालिक थे तो इनके जो है प्रेस के अंदर बहुत सारे जो है किताबों का प्रकाशन किया जाता था, बहुत सारी किताबें छपा करती थी। अक्सर नई किताबों की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी के घर पर जो है क्योंकि उनके पिताजी के मित्र की ही ये प्रेस थी, तो यहाँ पे जो भी नई किताबें छपा करती थी वो रामचंद्र शुक्ल जी के घर पे आ जाया करती थी। फिर आते हैं चौधरी साहब के नौकर के बारे में, ठीक है। तो अगला करेक्टर यहाँ पे है नौकर, जो चौधरी साहब जी का नौकर है। चौधरी साहब यहाँ पे कौन है? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और फिर आते हैं वामनाचार्य गिरी। वामनाचार्य गिरी जी एक कवि हैं जो एक कविता जो है यहाँ पे बांधते हुए दिखाते हैं और जो कविता जिस पर ये गा रहे होते हैं वो भी यहाँ पे उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के ऊपर ही होती है। फिर आते हैं अगला कैरेक्टर पंडित जी। और फिर आते हैं पड़ोसी, जो भी चौधरी साहब जी के ही पड़ोसी हैं। पाठ के सार के कुछ प्रमुख बिंदुओं को जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता, ठीक है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि पाठ के प्रमुख पात्र के अंदर लेखक के पिताजी की भी एक अहम भूमिका रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, लेखक के पिताजी के ऊपर। तो लेखक के जो पिताजी हैं वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। फारसी के अच्छे ज्ञाता थे अर्थात फारसी की भी फारसी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान उनको था और हिंदी की पुरानी कविताओं के प्रेमी थे। ये सारी की सारी विशेषता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फारसी और हिंदी की उक्तियों को मिलाकर लिखने में आनंद आता था, अर्थात फारसी और हिंदी दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो है दो भाषाओं को मिश्रण करने का जो है एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो जो यहाँ पे लेखक के जो पिताजी हैं वे क्या किया करते थे, हिंदी और फारसी की जो उक्तियाँ होती थी, जो वाक्य होते थे, उनको मिलाकर लिखने में इनको आनंद मिलता था। और उनका हमेशा का जो है यहाँ पे लेखक ने बताया है कि रात में पूरे परिवार को रामचंद्र का और रामचरितमानस पढ़कर सुनाया करते थे। तो लेखक के जो पिताजी थे ये उनकी विशेषताओं में आ जाता है कि लेखक के पिताजी जो हैं रोज रात को पूरे परिवार को इकट्ठा करते थे, बिठाते थे और कभी रामचंद्रिका पढ़ के सुनाते थे तो कभी रामचरितमानस, पूरे परिवार को पढ़कर जो है सुनाया करते थे। और उसी समय की बात लेखक एक और बताते हैं कि उन्होंने भरतेंदु के नाटक भी बहुत प्रिय थे, इसलिए कभी कभी भरतेंदु जी के नाटक भी सुनाया करते थे। यहाँ पे उन्हें शब्द का प्रयोग जो है लेखक के पिताजी के लिए किया गया, ठीक है। अर्थात लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए अगर बच्चे आपको करेक्टर अगर क्लियर रहेंगे यहाँ पे कौन है, क्योंकि करेक्टर्स बहुत सारे हैं और सबकी अलग अलग यहाँ पे बात की गई है। अगर करेक्टर्स क्लियर रहेंगे पहले ही तो आपको इस पाठ को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो लेखक के पिताजी जो है उनके प्रिय भरतेंदु जी भी रहे हैं, अर्थात भरतेंदु जी के नाटक उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो क्या करते थे, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और भरतेंदु जी के नाटक इनको भी पढ़कर सुनाया करते थे। अब एक छोटा बच्चा है जो रामचंद्रिका भी सुन रहा है, रामचरितमानस भी सुन रहा है और भरतेंदु जी के नाटक भी सुन रहा है। तो लेखक ने यहाँ पे इन तीन जो है पुस्तकों की बात की है।
तो यहाँ पे लेखक का जो है एक कहीं ना कहीं अपने आप ही जो है इन किताबों से जुड़ाव जो है हो जाता है बचपन से ही। बच्चे ने खुद अभी नहीं पढ़ी है इस किताब को, रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं अपनी ही बात करें, जब वे छोटे थे तब उनके पिताजी क्या क्या करते थे, ठीक है। तो जब उन्होंने ये सारी की सारी किताबें पढ़ी हैं, अपने पिता के मुख से सुनी है, तब उनको जो है कहीं ना कहीं इन सब लोगों से जो है वे इन सभी चीज़ों को जो है जान चुके थे, इनकी कहानियां जान चुके थे, ठीक है। आगे इसके बारे में जो है और विख्यात रूप से बताया जाएगा। लेखक के पिताजी सरकारी नौकरी में थे, ठीक है। अर्थात लेखक के पिताजी सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी का मतलब कि यहाँ पे जो है तबादला इनका हो सकता था या होता रहता था, जिसके कारण उनका तबादला होता रहता था। इस बार जब लेखक 8 वर्ष के थे तो उनका ट्रांसफर मिर्जापुर हो गया, अर्थात अब वे जो है मिर्जापुर आ गए। जब लेखक की आयु 8 वर्ष की थी, लेखक अर्थात रामचंद्र शुक्ल की जब आयु 8 वर्ष की थी, तब उनके पिताजी का तबादला मिर्जापुर हो गया। तो अब लेखक ने अपना आगे का जीवन जो है मिर्जापुर में बताया, अर्थात इस पाठ के अंदर लेखक ने जितने भी अपने जीवन की बात की है वो सारी की सारी घटना जो जितनी भी घटी गई है वो अब जो है मिर्जापुर में ही घटी गई थी। आगे आते हैं, यहाँ पर अगला हमारे पास आता है शुक्ल जी का भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति लगाव, ठीक है। अब यहाँ पे भरतेंदु जी के प्रति लगाव, शुक्ल जी यहाँ पे कौन है, लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। लेखक की बात की गई तो लेखक का जो है यहाँ से भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति लगाव था। कैसा लगाव था, देखो यहाँ पे बताया गया कि भरतेंदु जी के नाटक भी बहुत प्रिय थे लेखक के पिताजी को, और यही उनके पिताजी को प्रिय थे, इसलिए भरतेंदु जी के नाटक जो है उनके पिताजी उनको सुनाया करते थे। तो भरतेंदु जी के नाम से, मतलब भरतेंदु जी का जो नाम है वो लेखक को पहले से ही पता था, क्योंकि उनके पिताजी ने जो है उनको उनके नाटक सुनाया करते। तो लेखक का लगाव जो है अपने, जब वे छोटे थे तभी सुना करते थे, तो उनका लगाव जो है अपने आप ही उनकी तरफ हो गया। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुक्ल जी पहले से ही परिचित थे, क्योंकि बचपन में उनके पिताजी उन्हें भरतेंदु जी के नाटक सुनाया करते थे, जिसके कारण उनका भरतेंदु के प्रति रुचि अनायास ही बढ़ गई। मतलब बिना किसी प्रयास के भरतेंदु जी के नाटकों और भरतेंदु जी के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात लेखक की जो है रुचि अपने आप बन गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाटक की बात की गई है, सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक है जिसके जो नायक है अर्थात जो प्रमुख पात्र रहे होंगे वो रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर भी हरिश्चंद्र है और यहाँ पर भी हरिश्चंद्र है, अर्थात नाटक का जो नाम है वो लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र, और सत्य हरिश्चंद्र नाटक का ही जो नायक प्रमुख पात्र है वे भी राजा हरिश्चंद्र है। अब कवि हरिश्चंद्र यहाँ पे कौन है, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेखक जो है वो बताते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक में एक कैरेक्टर था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में एक कैरेक्टर था, एक पात्र था राजा हरिश्चंद्र, जो इसका प्रमुख पात्र था, ठीक है। अब हरिश्चंद्र दो हो गए, तो लेखक को ऐसा लगा कि भाई ये जो नाटक है, इस नाटक के अंदर जो राजा हरिश्चंद्र है वही भरतेंदु हरिश्चंद्र है। तो कवि ने बताया है कि लेखक को शुक्ल की बाल बुद्धि, लेखक तो जब छोटे हुआ करते थे अभी की बात बता रहे हैं, तो लेखक की बाल बुद्धि भेद नहीं कर पाती थी, अर्थात सभी में हरिश्चंद्र आ रहा है, ठीक है। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, राजा हरिश्चंद्र है, और जो कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक का पात्र है, तो राजा हरिश्चंद्र में और कवि हरिश्चंद्र अर्थात भरतेंदु हरिश्चंद्र में जब लेखक छोटे थे तब इन दोनों में वे फर्क नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि ये एक ही नाम, ये जो है एक ही व्यक्ति का नाम है, और एक ही व्यक्ति के ही नाम के अंदर जो है उनको ऐसा लगता था कि दोनों ही एक ही व्यक्ति भी होंगे, क्योंकि नाम एक सा है। ऐसा कि बालकों को ऐसा लगता है ना, जैसे बचपन में ऐसी चीजें हो जाती है कि एक ही नाम के व्यक्ति को हम एक ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई और नहीं मान सकते। तो लेखक ने यहाँ पे ये अपने आप ही बताया है कि हरिश्चंद्र जी के नाम में जो है मेरे को भरतेंदु हरिश्चंद्र, और राजा हरिश्चंद्र के नाम में मेरे को अपने आप ही जो है मेरी बाल बुद्धि जो है वो फर्क नहीं कर पाती थी कि ये दोनों एक अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। फिर बताते हैं शुक्ल जी भरतेंदु हरिश्चंद्र से मिलने की लालसा रखते थे। ऐसा पाठ के कई तथ्यों में दिखाया गया है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र से शुक्ल जी छोटे थे, ठीक है। शुक्ल जी के पिताजी जो है वे भाषाओं में रुचि रखते थे, फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में, ठीक है। ये सारी की सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, रामचंद्रिका, रामचरितमानस उनको सुनाई जाती थी। अब पिता का जिस कार्य में रुचि होगी उसी का ही पुत्र की भी अनायास ही उसके अंदर रुचि हो ही जाएगी। तो लेखक की कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य से जो है बचपन से ही रुचि कहीं ना कहीं लग गई थी। अब जिसमें बचपन में रुचि हो जाती है उससे हमें मिलने का भी जो है कहीं ना कहीं मिलने की लालसा भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आज के समय में जो है पिक्चरों का बहुत ज़्यादा महत्व
रहता है। तो पिक्चर में अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री किसी को पसंद होती है और अगर वो आपके आसपास हो तो आप उसको देखने की भी लालसा रखते हैं, और अगर नहीं भी हो तो भी आपको कहीं ना कहीं होता है कि कभी ना कभी जीवन में आप एक बार उन्हें जरूर सच में आमने सामने उनका जो है उनको जो है देखना चाहते हैं। ऐसे ही जो है शुक्ल जी का भी मन था कि बचपन से जिस रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में मैं जानता हूँ, जिनके बारे में मैं सुनता हूँ, उनके बारे में जो है मैं भी उनको जो है देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है भरतेंदु शुक्ल जी भी जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से मिलने की लालसा रखते हैं। वे मिलने को उनसे भी उतारू हैं, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए, किसी एक बड़े साहित्यकार ही सही परंतु बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनसे मिलना कोई आसान बात नहीं होती। अगला आता है हमारा मिर्ज़ापुर। ठीक है, अब मिर्ज़ापुर में क्या होता है ये चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। शुक्ल जी के पिताजी का तबादला मिर्जापुर हो गया था। तब उन्हें मिर्जापुर में पता चला कि भरतेंदु हरिश्चंद्र के प्रिय मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी यही मिर्जापुर में रहते हैं। देखो, अभी तक हमें पता था कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जो है लेखक जान चुके हैं। ठीक है, अब लेखक जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से मिलना चाहते थे। ठीक है, परंतु भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से तो वो मिल नहीं पाए। तो यहाँ पे उनको क्या पता चलता है मिर्जापुर आने के बाद कि यहाँ पे जो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनके प्रिय मित्र कौन है उनके? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी जो उनके प्रिय मित्र हैं, क्यों ना मैं उन्हीं से मिलूं। अर्थात यहाँ पर आकर लेखक जो है हमारे लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी चाहते थे कि वे जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी से मिले, परंतु अभी उनको नहीं पता कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कैसे वे उनसे मिलेंगे। पर मन में एक लालसा है, मन उनका है कि वे उन्हें जो है मिलना चाहते। पर मिर्जापुर आने के बाद जब वे अपने जो है छोटे तो थे ही, 8 वर्ष के थे, तो उनको जो है ऐसा उनको कहीं से पता चलता है कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रिय मित्र हैं। प्रिय मित्र कौन है यहाँ पे? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी जो हैं वो यहीं पे मिर्जापुर में रहते हैं, ऐसा लेखक को पता चला। तो लेखक ने क्या विचार बनाया है, क्यों ना भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के मित्र से ही मिल लिया जाए। अब जो ये उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी हैं ये भी एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, तो ये भी कोई छोटे मोटे आम व्यक्ति तो है नहीं, तो इनसे भी मिलने की लालसा जो है लेखक के मन में जो है बंध गई। अब उनको क्या था कि उनको बद्रीनारायण चौधरी जी को देखना है, क्योंकि वे मिर्जापुर में अब कोई व्यक्ति अपने आप को, जिसको वो बचपन से जो है उनको देखने की लालसा रख रहा है। अब देखो यहाँ पे उनके प्रिय जो कवि रहे हैं, प्रिय जो उनके लेखक रहे हैं वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं, परंतु भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रिय मित्र को ही मिलने के लिए वो जो है मिर्जापुर में भाग पड़ते हैं कि मेरे को जो है जाके मिर्जापुर में ही, क्योंकि वो रहते हैं इसलिए मैं देख सकूं। अब छोटा बच्चा है, अपने जो है जहाँ पे भी रहता है अपने शहर गाँव से जो है ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता। ठीक है, उसको जाने के लिए क्या चाहिए, किसी बड़े का सहारा भी चाहिए। तो यहाँ पे उनकी जो मंडली होती है, छोटे बालकों की जो मंडली होती है, जो भी मिर्जापुर में शुक्ल जी के जो भी मित्र बने थे, उनके द्वारा जो है ये तय कर लेते हैं कि क्यों ना जो है बद्रीनारायण चौधरी जी के घर जाया जाए। तो शुक्ल जी को जब यह पता चलता है कि बद्रीनारायण चौधरी जी यहीं रहते हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, अब उन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। जैसे ही उनको पता चलता है कि वो मिर्जापुर में रहते हैं, तो अब उन्हें तो देखना है उनको, तो इसलिए अब उन्होंने अपनी तरफ से जो है एक ये प्रयास करना शुरू कर दिया। अब वो क्या प्रयास था, शुक्ल जी के मित्रों में से किसी एक मित्र को बद्रीनारायण चौधरी जी का घर पता था। ठीक है, अर्थात शुक्ल जी के जो भी मित्र थे, जब वे छोटे थे तब जितने भी मित्र उनके थे, उनमें से केवल एक मित्र को पता था कि बद्रीनारायण चौधरी जी कहाँ रहते हैं। तो एक दिन इन्होंने जो है क्या डिसाइड किया, एक दिन मित्रों की टोली इकट्ठी हुई और चौधरी साहब के घर की ओर निकल पड़े। ठीक है, अर्थात जो शुक्ल जी के जितने भी मित्र थे उन सबकी जो है टोली इकट्ठी हुई, अर्थात पूरे का पूरा ग्रुप इकट्ठा हुआ, सारे के सारे दोस्त मिले और चौधरी साहब के घर के लिए निकल पड़े। जैसा कि दोस्तों में होता ही है ना कि काम एक का है और जाना सबका है, तो यहाँ पे जो बद्रीनारायण चौधरी को देखना चाहते थे, बद्रीनारायण चौधरी से जो मिलना चाहते थे, वो केवल रामचंद्र शुक्ल थे। परंतु मित्रता ऐसी होती है कि भाई एक मित्र का काम कार्य है तो सभी को जाना जरूरी है। तो ये जो मंडली जो इनकी थी, ये पूरी की पूरी मंडली जो है रामचंद्र शुक्ल जी को जो है बद्रीनारायण चौधरी जी को दिखाने के लिए जा रही थी। वे सभी मित्र चौधरी जी के घर के सामने जाकर खड़े हो गए। चौधरी जी के आने का इंतजार किया। अब ये लोग सब बच्चे निकल तो गए, ठीक है, और निकलने के बाद क्या पहुंचे, एक बड़े से मकान के
पत्थर के बड़े बड़े से मकान के आगे जाके खड़े हो गए, जो चौधरी साहब का ही घर था। और चौधरी साहब के घर के सामने जो है वो जाके इंतजार करने के लिए चौधरी साहब जो है उनको उनका इंतजार करने लगे कि वो जो है जैसे बालकनी में से आ जाएंगे या कैसे भी दरवाजे से आए, बालकनी से आए, तो वे जो है एक झलक उनको देख लेंगे, क्योंकि खुद तो मिल नहीं सकते ऐसे जाके किसी के घर, ऐसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो भाई एक साहित्यकार है, एक प्रसिद्ध साहित्यकार है, और एक आम मामूली सा बालक जो है वो ऐसे ही उनसे मिलने नहीं जा सकता। वे वहां खड़े हुए केवल एक झलक पाने के लिए चौधरी साहब का इंतजार करने लगे। बहुत देर के इंतजार के बाद एक मित्र ने इशारा करके उन्हें बरामदे की ओर देखने के लिए कहा। अर्थात पत्थर का बड़ा सा मकान था और उसके जो पहली मंजिल थी उसकी तरफ जो है एक मित्र ने इशारा कहा कि पहली मंजिल की तरफ देखो बरामदे में। और शुक्ल जी ने देखा कि बरामदे में लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। लताओं के बीच अर्थात बेलें निकली होती है ना पौधों की, और पत्तियां होती है, तो वे उन लताओं के अंदर जो है एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। अब ये जो एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी है, यही प्रेमघन की जो है पहली जो है झलक रामचंद्र शुक्ल जी ने देखी थी, जिनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया कि पहली झलक शुक्ल जी ने उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी की कैसे देखी थी। तो कैसे देखी थी कि वे सघन लताओं के बीच खड़े थे, ठीक है, और मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ती है जिसके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, जिसके दोनों कंधों पर बाल बिखरे थे, अर्थात जिनको आप देखने आए हैं, क्या देखने आए हैं, बद्रीनारायण चौधरी जी को। तो बद्रीनारायण चौधरी जी के बाल कंधे तक बिखरे हुए थे और हाथ कमर पर था। तो ये जिस तरीके से खड़े थे तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई मूर्ति सी जो है वो खड़ी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार लेखक ने बद्रीनारायण चौधरी जी को पहली बार देखा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है इस पाठ का हिस्सा कि किस प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी ने उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी की पहली झलक पाई थी। अब यहाँ पे देखिए पाठ का हमने नूतन हिंदी साहित्य के प्रति शुक्ल जी की रुचि। तो शुक्ल जी की रुचि अर्थात शुक्ल जी की नूतन हिंदी साहित्य क्या है, यहाँ पे एक नया साहित्य, ठीक है। अब पुराने साहित्य की अगर हम बात करें तो बद्रीनारायण चौधरी जी भी रहे हैं, जो लेखक से पुराने कवि रहे हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य के प्रति लेखक की जो रुचि रही है वो बहुत पहले से ही रही, क्योंकि बचपन से ही उनके पिताजी जो है किताबों को जो है उनको पढ़ाया करते थे, उन्हें सुनाया करते थे, तो लेखक की रुचि अपने आप बनी रही। परंतु लेखक की पुरानी तो उन्होंने पढ़ लिया, हिंदी साहित्य के प्रति भी, नूतन साहित्य मतलब नए साहित्य के प्रति भी उनकी रुचि रही। तो पूरे पाठ के अंदर उन्होंने जैसे जैसे चौधरी साहब के बारे में बताया है, वैसे वैसे ही उन्होंने जो है यह भी बताया है लेखक ने कि उनका जो है हिंदी साहित्य से जुड़ाव कैसे होता चला गया और नए हिंदी साहित्य की तरफ ही क्यों उनका झुकाव हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, तो शुक्ल जी की रुचि भाई हिंदी साहित्य के अंदर थी, तो सीधी सी बात है उन्होंने फिर जो है हिंदी साहित्य के जितने भी उनको तथ्य जो है इस पाठ में वो दे सकते थे उतना उन्होंने दिया है। शुक्ल जी स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है। अब बचपन ही था उनका, तो जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे तब पढ़ाई से ध्यान न हट जाए, इस हिंदी साहित्य में लगा रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है शुक्ल जी का, आप देखो भाई स्कूली किताबें, तो स्कूली किताबें पढ़ने को भी समय चाहिए, और अगर आपका किसी साहित्य में जो है मन लग जाता है तो आपको उसकी भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये बताया गया है लेखक के खुद के द्वारा कि भाई पढ़ाई से मन हटता है उनका और हिंदी साहित्य में जा लगता है, ठीक है। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें लेकर यहाँ आया करते थे, ठीक है। अब भारत जीवन बीमा प्रेस की पुस्तकें लेखक के यहाँ आया करती थी। लेखक के यहाँ कैसे आया करती थी, क्योंकि लेखक के जो पिताजी थे उनके सहपाठी थे बाबू रामकृष्ण वर्मा, उनका जो है प्रेस था, ठीक है। और उस प्रेस में जितनी भी किताबें छपा करती थी, नहीं वो सारी की सारी किताबें लेखक के घर आ जाया करती थी। लेखक के पढ़ने के लिए नहीं आती थी, वो लेखक के पिताजी के लिए आया करती थी। और लेखक के पिताजी क्या करते थे कि उन किताबों को जो है छुपा कर रखते थे कि कहीं उनके बेटे, उनके पुत्र का, रामचंद्र शुक्ल जी का ध्यान जो है स्कूली किताबों से ना हट जाए और इन साहित्य किताबों में ना लग जाए। तो इसलिए कई बार जो है जैसे पिताजी जो है उनको क्या क्या करते थे, उनसे पुस्तकें छुपा कर रख दिया करते थे, ठीक है, उनसे दूर रखा करते थे। परंतु लेखक को जो है अगर उसके अंदर रुचि है तो वे क्या करते थे, उनको छुपकर भी जो है पढ़ लिया करते थे। पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था, ठीक है। अब यहीं पे मिर्जापुर की ही बात हो रही है, सारी की सारी यहाँ पे बात मिर्जापुर की हो रही है। मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था, जहाँ पे केवल हिंदी की ही पुस्तकें हुआ करती, ठीक है। जहाँ से भी रहे हिंदी साहित्य की पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे। अर्थात जो लेखक थे यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी, ये क्या किया करते थे, उन्हें पता था कि भाई पंडित केदारनाथ जी पाठक का यहाँ पे पुस्तकालय, तो उनको अभी भी केदारनाथ जी पाठक को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, उन्हें सिर्फ ये पता है कि पुस्तकालय और ये पुस्तकालय
पुस्तकालय के मालिक हैं, अक्सर जो है एक दूसरे को यहाँ पे देखा करते थे, क्योंकि पुस्तकालय में जो है रामचंद्र शुक्ल जी जाया करते थे। तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो है किताबें जो है क्या करते थे, पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का काम क्या होता है पुस्तकालय का, कि आप वहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ो और किताबों को अपने घर ले जाओ और पढ़ने के बाद उन्हें वापस वहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे ये कार्य भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी किया करते थे। तो हिंदी साहित्य की किताबें जो है वो वहाँ पे बैठ के पढ़ा भी करते थे और घर लाकर भी पढ़ा करते थे। फिर आते हैं शुक्ल जी का एक बारात में काशी जाना। अब यहाँ क्या होता है कि एक बार जो है शुक्ल जी को उनके पिताजी एक आदमी के साथ काशी बारात में शामिल होने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, शुक्ल जी के पिताजी ने कह दिया कि भाई आपको जो है एक आदमी के साथ जाना है एक बारात में शामिल होने के लिए काशी। तो लेखक जो है चल पड़े काशी बारात में जो है बारात का हिस्सा बनने। ठीक है, अब काशी गए हैं, किसी दूसरे शहर गए हैं, तो वे क्या करेंगे, वहां जाके घूमना फिरना तो बनता है। तो काशी में घूमते समय उन्हें अचानक केदारनाथ जी पाठक एक घर से निकलते हुए दिखे। अब यहाँ पे ये केदारनाथ जी पाठक कौन है, ये तो वही है जिनकी लाइब्रेरी थी मिर्जापुर में, जिनकी लाइब्रेरी से जो है लेखक जो है किताबें वगैरह ला के पढ़ा करते थे। तो अब वहाँ पे अब देखो, विदेश में अगर कोई मुझे अपने देश का मिल जाए तो हम वैसे तो चाहे एक दूसरे को देखें ना देखें अपने देश में, परंतु विदेश में अगर हम मिल जाए तो हम जरूर बातचीत करते हैं। तो आज से पहले जब पुस्तकालय में ये दोनों मिला करते थे, शुक्ल जी अर्थात लेखक और केदारनाथ जी पाठक, तो इनके बीच कभी कोई बातचीत नहीं होती। परंतु यहाँ पे काशी में घूमते हुए वे लेखक क्या देखते हैं कि केदारनाथ जी पाठक जो है एक घर से निकल रहे हैं। अब शुक्ल जी केदारनाथ जी से यहाँ बातें करने लगे। अब यहाँ क्या हुआ, दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि केदारनाथ जी पाठक जिस घर से निकल रहे थे वो किसका घर था, वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर था। अब भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन है, ये तो वही है जो बचपन में जो है बताया गया कि शुक्ल जी जो है उनसे मिलने की लालसा रखते हैं। और इनसे मिलने की लालसा में उन्होंने क्या किया था कि इनके जो प्रिय मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ये उनको ही मिलने चले गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अब देखो बचपन की एक लालसा उनकी पूरी होने जा रही थी। कहाँ कि यहाँ उनको पता चलता है अब कि काशी के अंदर जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर है। और उन्हें कैसे पता चला कि केदारनाथ जी पाठक जो है उनके घर से बाहर निकलते हुए दिखे। अब दोनों ने जब यहाँ पे बैठकर बातचीत दोनों ने जब यहाँ पे बातचीत की तो बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि ये जिस घर से बाहर निकल रहे हैं वो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि यह बात सुनकर शुक्ल जी इतने प्रसन्न हो गए मानो उन्हें भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर नहीं, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ही दिख गए हैं। अर्थात यहाँ पे भरतेंदु जी जो हैं वो क्या करते हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर को जो है लेखक बड़े ही लालसा से, बड़े मन से उसको देखने लगते हैं। और भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर को जिस भाव से वे देख रहे होते हैं, पाठक जी भी उनको देख रहे होते हैं कि भाई ये बालक है, शुक्ल जी बालक ही थे उस समय, और जो है इतनी लालसा से जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर को देख रहे हैं। और वे क्यों समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि पाठक जी को तो पता है कि भाई ये बालक जो है मेरे पुस्तकालय में आता है और किताबें पढ़ता है, तो इनके जो है प्रिय हो सकते हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसके प्रिय, क्योंकि प्रसिद्ध तो थे ही भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यहाँ पे जो है केदारनाथ जी पाठक जो है इस भाव को समझ जाते हैं। और चलते ही चलते इनके जो है एक ये मुलाकात जो है काशी में हुई जो मुलाकात थी, ये उनकी एक गहरी मित्रता में बदल जाती है। इसके बाद आते हैं 16 वर्ष की आयु में हिंदी प्रेमियों की मंडली में शामिल होना। अब लेखक जो है क्या हुआ था कि 16 वर्ष की आयु तक जो है वो हिंदी प्रेमियों की मंडली में शामिल हो गए थे। अब आपके दोस्त आप वैसे ही बनाते हो ना जैसे आपकी रुचि होती है। अगर और बच्चों की अगर एक ही चीज में रुचि है तो आप उसी के रूप में जाओगे। तो यहाँ पे लेखक भी जो है उसी मंडली में जा मिले जहाँ पे जो है हिंदी प्रेमियों की मंडली थी। ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य में जो है जो लोग रुचि रखा करते थे उन्हीं लोगों से जा मिले, तो इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, 16 वर्ष की आयु तक लेखक का परिचय हिंदी के अन्य कुछ प्रेमियों से भी हो चुका था। हिंदी के अन्य कुछ प्रेमियों अर्थात हिंदी में रुचि रखने वाले जो लोग थे ना, उनसे लेखक की जो है मुलाकात होने लगी थी और उन सभी की एक मंडली बन चुकी थी। अब इन सबकी एक मंडली बन चुकी थी जिनमें से यहाँ पे जो है सदस्यों के नाम लिखे हैं, काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी। अब लेखक की इस मंडली में केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता था। अब यहाँ पे हिंदी भाषा का, मैं कहूंगी कि यहाँ पे केवल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी भाषा के जो नए शब्दों का प्रयोग, जो नए शब्द आते थे ना, उनका भी प्रयोग जो है इस मंडली में अत्यधिक होता था। इस मंडली में बातचीत भी हिंदी में ही हुआ करती थी और जो है कोई भी जो है किसी नई पुस्तक के बारे में डिस्कशन हो गया, किसी नई कविता के बारे में डिस्कशन कर लिया, तो इसी तरीके की चर्चा जो है इस मंडली में हुआ करती है। मतलब सारा का सारा जोड़ यही निचोड़ आ जाता था कि जो भी इस मंडली में हुआ करता था, बातचीत से लेकर हर विषय की चर्चा तक, हर विषय तक जो है हिंदी साहित्य ही जुड़ा हुआ था।
निसंदेह शब्द। अब इसी मंडली की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे निसंदेह शब्द का प्रयोग बहुत होता था। अब ये जो मंडली है ना लेखकों की, ये जो पूरी की पूरी मंडली है लेखक की, ठीक है, इस मंडली के अंदर क्या हुआ करता था कि लेखक जो है हिंदी भाषा का प्रयोग क्या करते हैं। अब हिंदी भाषा का ही एक शब्द आता था निसंदेह, अर्थात बिना किसी संदेह के। शब्द का अर्थ होता है बिना किसी संदेह के। तो इस मंडली के अंदर जो है इस शब्द का अक्सर प्रयोग हुआ करता था। लेखक की मंडली में हिंदी भाषा के निसंदेह शब्द का प्रयोग हुआ करता था, जिस कारण आसपास के लोगों ने मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया था। अर्थात क्या होता है कि एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, बच्चों का ग्रुप है, नुक्कड़ पे कहीं पे भी जैसे बच्चों का एक ग्रुप खड़ा होता है तो आसपास के लोग जो है उस भाषा को सुनते हैं। अब ये हिंदी की नई भाषा का प्रयोग किया करते थे, और जहाँ पे लेखक रहा करते थे ना, वहाँ पे अक्सर कौन लोग रहा करते थे, कचहरी से जुड़े हुए लोग, जज वकील वगैरह ये लोग रहा करते थे। और इनकी भाषा किस तरीके की थी, इनकी भाषा में क्योंकि कचहरी से जुड़े हुए थे तो उर्दू भाषी हुआ करते थे ज़्यादातर लोग। तो हिंदी जो है अगर उर्दू भाषी लोगों के कानों में पड़ेगी तो उन्हें एक नई भाषा ही लगेगी, और ये तो हिंदी के वैसे ही नए शब्दों का प्रयोग करते थे। तो निसंदेह शब्द का जब ये बच्चे जो ये मंडली जो है ये जब निसंदेह शब्द का प्रयोग करते थे तो लोगों के कानों में जाती थी ये बात। तो जब उन्होंने निसंदेह शब्द का बार बार प्रयोग होना सुना वहां के लोगों ने, तो लोगों ने इस मंडली का नाम ही निसंदेह रख दिया था। तो ये किस्सा था यहाँ पे निसंदेह शब्द के प्रयोग करने से लेकर इनके नाम करने तक का, क्योंकि वहां के आसपास के लोगों को ये शब्द जो है कुछ अजीब लगा करते थे या नए लगा करते थे, क्योंकि उनकी भाषा के शब्द नहीं है ये तो लेखक की भाषा के हैं, क्योंकि वो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो लोगों ने ज्यादा ही प्रयोग होने वाला था क्योंकि ये शब्द जो है उनके मंडली में, इसलिए वहां के आसपास के लोगों ने जो है इनके ग्रुप का नाम निसंदेह रख दिया था। अब आते हैं उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी के साथ लेखक के संबंध, ठीक है। अब लेखक जो है बड़े हो चुके हैं, चौधरी साहब से मिलना जुलना भी इनका होने लगा है, ठीक है। तो शुक्ल जी की बद्रीनारायण चौधरी के साथ एक अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। अब मित्रता हो गई थी, देखो कहाँ वे बचपन थे, 8 वर्ष के थे जब उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी को देखने गए थे। अब एक ही साथ काम कर रहे हैं, एक ही जो है विषयों से जुड़े हुए हैं, तो अक्सर इनकी मुलाकात हुआ करती थी। और जो है उम्र का जो है मित्रता से कोई संबंध नहीं होता, जो चीज़ यहाँ पे जो है साबित कर चुके हैं शुक्ल जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि शुक्ल जी जो है बद्रीनारायण जी के साथ उनकी जो है मित्रता हो गई थी, वे उनके यहाँ आया जाया करते थे। अर्थात अब जो है लेखक जो है वो कहाँ जा रहे हैं, बद्रीनारायण चौधरी के घर। बद्रीनारायण चौधरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रईस आदमी दिखाए गए हैं। तो बद्रीनारायण चौधरी के बारे में आप जब वे उनसे मिला करते थे, उनके साथ बैठा उठा करते थे, तो वे बताते हैं कि चौधरी साहब की जो है वो कैसे थे, हास्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो खुद हंसमुख व्यक्ति थे, ठीक है। लेखक ने बताया कि चौधरी जी से मिलने आया करता था, सभी उनका मजाक उड़ाया करते थे। अर्थात चौधरी साहब से जो भी मिलने आएगा वे उनका मजाक पहले उड़ा दिया करते थे, हर बात को जो है वो पकड़ लिया करते थे। उनका जो है ढंग ही एक निराला था बातचीत करने का, ठीक है। वे लोग भी बद्रीनारायण चौधरी पर व्यंग्य कसा करते थे। अब यहाँ पे जो ये व्यंग्य है ये केवल हास्य व्यंग्य है और कुछ भी नहीं है, ये एक हंसी मजाक और एक आनंद का माहौल जो है हर वक्त बनाए रखते थे। तो यहाँ पे अब बद्रीनारायण चौधरी से कोई मिलने आया, अगर बद्रीनारायण चौधरी किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वे व्यक्ति भी जो है पूरा का पूरा बराबरी का जो है मुकाबला किया करते थे, वे भी बद्रीनारायण चौधरी जी का मजाक उड़ाया करते। मतलब हर एक किसी की एक एक बात को पकड़ना और उस पर जो है हंसी ठिठोली करना, यही जो है यहाँ पे अक्सर कार्यक्रिया हुआ करती थी। अब पाठ का जो है एक बार पूरा का पूरा व्याख्यान कर लेते हैं। मेरे पिताजी अर्थात यहाँ पे मेरे शब्द का प्रयोग लेखक के पिताजी के लिए किया गया है। लेखक के पिताजी हैं, यहाँ पे लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। लेखक के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों और हिंदी की उक्तियों को साथ मिलाने से उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचरित्र का घर के सभी लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे, ठीक है। अर्थात चित्ताकर्षक ढंग से अर्थात मन को जो है भा जाने वाला, मन को मोहित कर जाने वाला जो तरीका होता है ना, जैसे कि अगर कोई बोल रहा है तो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ सुन के, तो केवल इसी ढंग से जो है लेखक के पिता रामचंद्रिका और रामचरितमानस सुनाया करते थे, और वे ढंग जो है वो बहुत अच्छा था। आधुनिक हिंदी साहित्य में भरतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे, ठीक है। अब लेखक ने अपने पिताजी के बारे में बताया। यहाँ पे जो है लेखक पूरी बात जो है अपने पिताजी के बारे में कर रहे हैं। तो लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी को जो भरतेंदु जी के नाटक है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिय थे, उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। अर्थात जो भरतेंदु जी के नाटक हुआ करते थे वे भी पढ़ के भी सुनाया करते। जब उनकी बदली अर्थात तबादला या ट्रांसफ़र हमीरपुर जिले की राट तहसील से मिर्ज़ापुर हुई, अर्थात
हमीरपुर जिले की राठ तहसील से, अर्थात ये जो जगह के नाम बताए गए हैं यहाँ से अब इनके पिताजी का तबादला हो गया मिर्जापुर। तब मेरी अवस्था 8 वर्ष थी। अब यहाँ पे मेरी शब्द लेखक के लिए प्रयोग में किया गया है। मेरी शब्द का प्रयोग, लेखक की आयु तब 8 वर्ष की थी। उससे पहले वे भरतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। अब एक अपूर्व मधुर भावना, एक अपूर्व मधुर भावना अर्थात लेखक ने पहले ही जो है भरतेंदु जी के नाटक सुना करते थे, अपने पिताजी से उनके बारे में जान चुके थे कि भरतेंदु जी कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो उनके मन में जो है एक अद्भुत सी भावना, एक अनोखी भावना जो है उनके मन में पहले ही जाग चुकी थी। अब भावना तो जाग चुकी है, अब वो भावना जाग चुकी है तो अब वे क्या बताते हैं, अब ये उसी नाम के ऊपर आ जाते हैं। अब लेखक बताते हैं कि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बालबुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। अर्थात लेखक बताते हैं कि एक सत्य हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक हुआ करता था, ठीक है। अब उस नाटक में एक जो है नायक था, नायक का नाम था राजा हरिश्चंद्र। अब ये जो हरिश्चंद्र शब्द आया है और कवि हरिश्चंद्र है, यहाँ पे कवि हरिश्चंद्र हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। तो इन दोनों के नामों में जो है लेखक की जो बालबुद्धि है वे फर्क नहीं कर पाते थे, अर्थात लेखक को ऐसा ही लगता था कि ये दोनों ही जो हैं एक ही व्यक्ति हैं। परंतु बड़े होते होते इनको जो है इस शब्द से पता चल गया कि ये दोनों ही एक अलग अलग व्यक्ति हैं। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के मित्र यहाँ रहते हैं। अर्थात अब यहाँ पे जो लेखक हैं 8 वर्ष के थे, ठीक है। उनको पता चलने लगा कुछ दिनों बाद कि मिर्जापुर में ही जो है भरतेंदु जी के कुछ एक प्रिय मित्र रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। और वे कौन है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेखक मिर्जापुर तो आ गए। मिर्जापुर आने के बाद उनको कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि भाई भरतेंदु जी तो मेरे प्रिय हैं, उनके प्रति एक मधुर भावना उनके मन में पहले से ही थी। अब उनके प्रिय मित्र ही यहाँ पर रहते हैं तो लेखक उनसे मिले बिना कैसे रह सकते थे। तो अब क्या होता है, भरतेंदु मंडल की सजीव स्मृति के प्रति मेरी इतनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। अर्थात लेखक खुद बताते हैं कि भरतेंदु मंडल अर्थात भरतेंदु के समय के जो भी प्रमुख लेखक कवि रहा गए हैं, ठीक है, उनके विषय में मेरी सजीव स्मृति के प्रति मेरी इतनी उत्कंठा, अर्थात मैं इतना उत्सुक रहा हूँ, इतनी मेरे अंदर लालसा रही है उनसे मिलने की, ये अनुमान लगाने की बात है। कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा, वो बता रहे हैं खुद कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था उनको देखने को, उनसे मिलने को, ठीक है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों, अर्थात लेखक बताते हैं कि वे शहर से बाहर रहा करते थे, तो एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई। अर्थात बालकों की मंडली जो है एक बार इकट्ठी हुई, एक दिन डिसाइड करके, ठीक है, जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए। अब क्या हुआ कि जो बालक जो है ये पूरी की पूरी मंडली जो है चौधरी साहब के मकान के बारे में जानती थी, ठीक है। तो वे सब क्या हुए कि इकट्ठे हुए सारे के सारे बच्चे और जो है चौधरी साहब के घर की तरफ जो है निकल पड़े। मील डेढ़ का सफर तय हुआ। पत्थर के बड़े से मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था, ऊपर का, अब देखो, एक बड़े से पत्थर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे कि उस समय जो है लोगों के पक्के पत्थर के बड़े पत्थर के मकान जो है बहुत कम हुआ करते थे, बहुत रईस लोग ही इस तरीके के मकानों में रहा करते थे। तो यहाँ पे जो है लेखक ने पत्थर शब्द के प्रयोग से ही बताया है कि जो जिनके उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी के घर के जिनके आगे जब खड़े हुए तो वे पक्के पत्थर के बने मकान के सामने जाके खड़े हुए थे। तो जो क्या हुआ कि बरामदा खाली था, ठीक है, नीचे का बरामदा खाली था, अर्थात ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। नीचे का जो बरामदा था वो खाली था और ऊपर का बरामदा सघन लताओं से घिरा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये सघन लताएं क्या हैं, ये सघन लताओं की तरफ आप ध्यान दो। ये जो यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है ये सारी की सारी सघन लताओं की बात कर रही है। और ये सघन लताएं ही हमें बताती हैं क्या कि जिनका ये घर है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ये प्रकृतिक प्रेमी भी रहे हैं। प्रकृति प्रेमी ही जो है जो पेड़ पौधों से जो है प्रेम करता हो, वही तो जो है अपने घर आंगन में जो है बरामदे में इतने सारे पेड़ पौधे लगाएगा। तो यहाँ पे इनके प्रकृतिक प्रेमी होने का भी पता चलता है। हाँ, तो जो है बरामदे में जो है सघन लताएं थी, जाल की आवृत्ति था, बीच बीच में खंबे, खुली जगह थी। अब यहाँ पे ये खंबा है, ये खंबा है, ठीक है। अब बीच में ये जगह दे रखी है, अर्थात यहाँ पर आकर जो है व्यक्ति खड़ा हो सकता है आराम से। तो इस तरीके की जगह यहाँ पे बना रखी थी। उसी और देखने के लिए मुझसे कहा गया।
कोई दिखाई ना पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। अभी तक दोनों बरामदे खाली हैं। पहली मंजिल का बरामदा भी खाली है, दूसरी मंजिल का ग्राउंड फ्लोर की मंजिल जो है उसका भी बरामदा बिल्कुल खाली है। परंतु उस बरामदे में कोई सघन लताएं नहीं थी, परंतु पहले मंजिल का जो बरामदा था उसमें लताएं भी थी और खंबे भी लगे थे। मतलब बहुत अच्छा इस घर को जो है बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है ये इंतजार करने लगे कि कोई जो है बरामदे में आए और भरतेंदु जी इनको उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी को देखा जाए। तो कई चक्कर लगाने के बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ, इंतजार खत्म होता है और एक लड़का जो है इशारा करता है, उंगली करके ऊपर की ओर इशारा करता है और बताता है कि जो है लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। अर्थात वे इशारा करके कहता है कि भाई इस तरफ देखें, बरामदे की तरफ, पहली मंजिल में जो बरामदा है। अब उस तरफ बच्चे जब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए हैं। आप यहाँ पे देखो कि इनके बाल जो है बड़े हैं, जो कंधे तक बिखरे पड़े हैं। ठीक है, एक हाथ खंबे पर है। ठीक है, एक हाथ उन्होंने यहाँ खंबे पर रखा है और एक हाथ जो है उनकी कमर पर है। ठीक है, अब इस तरीके से तो ये खड़े हुए हैं जैसा कि मूर्ति हमको जो है इस पिक्चर में बिल्कुल साफ दिख रही है। ठीक है, लता प्रतान भी दिख रहे हैं, खंबे भी दिख रहे हैं और एक व्यक्ति जो है बीच में आके खड़ा हो गया है और जिसका एक हाथ तो कमर पर है, एक हाथ जो है उसने खंबे पर टेक रखा है और जो है ये यहाँ उनके बाल जो है वो कंधे तक बिखरे पड़े हैं। मतलब इतने लंबे उनके बाल हैं। अब ऐसे ही बच्चे जो है इनको देखे रहते हैं और देखते ही देखते क्या होता है, यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई और बस यही पहली झांकी थी। अर्थात पहली बार जो है लेखक ने, रामचंद्र शुक्ल ने जो है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी को इस प्रकार ही देखा था। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर करें कि जब भी उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी अपने इस बरामदे में आते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से आके खड़े होते थे। सबका एक स्टाइल होता है खड़े होने का, तो इनका ये अपना एक स्टाइल था और ये बिल्कुल इस तरीके से खड़े हैं जैसे कि कोई मूर्ति खड़ी हो। तो यहाँ पे जो है मूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो जो मैं सयाना होता, यहाँ लेखक अपनी बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं सयाना होता गया, बड़ा होता गया, त्यों त्यों हिंदी नूतन साहित्य की और मेरा झुकाव बढ़ता गया। अब लेखक ने यहाँ पे अपने हिंदी साहित्य की तरफ कैसे उनका झुकाव बढ़ता रहा, ये बातें भी यहाँ पे वे बता रहे हैं। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय, स्वर्गीय क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय, अर्थात क्वींस कॉलेज में वे बता रहे हैं कि उनके जो हैं पिताजी क्वींस कॉलेज में पढ़ा करते थे। लेखक अपने पिताजी की बात कर रहे हैं कि उनके पिताजी जब क्वींस कॉलेज में पढ़ा करते थे तब स्वर्गीय अर्थात बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठी में थे। ठीक है, अर्थात लेखक के जो पिताजी हैं वे पढ़ा करते थे क्वींस कॉलेज में और क्वींस कॉलेज में ही उनके सहपाठी, उन लेखक के पिताजी के सहपाठी थे बाबू रामकृष्ण वर्मा। ठीक है, तो उनके पिताजी बाबू रामकृष्ण वर्मा जी उनके सहपाठी थे, उनके साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे थे। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई ये पुस्तकालय जो है वो किसका था, बाबू रामकृष्ण वर्मा का था और यहाँ से जो है सारी की सारी किताबें जो है, नई किताबें अक्सर यहाँ पे लेखक के घर आया करती थी, परंतु इनके पिताजी जो है उन पुस्तकों को उनसे छिपा कर रखते थे। और इसका उन्होंने कारण भी बताया है कि उन्हें डर हुआ करता था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, मैं बिगड़ ना जाऊं। अर्थात देखो, बालक पढ़ क्या रहा है, किताबें पढ़ रहा है, परंतु ये बहुत बड़ी बात है कि किताबें पढ़ना भी बच्चों के लिए क्या माना जाता था कि अगर आप स्कूली किताबें नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब निकलता था कि आप बिगड़ रहे हो। तो यहाँ पे लेखक के पिताजी ने उनसे उन किताबों को दूर रखना इसलिए जरूरी समझा कि कहीं बच्चा स्कूल की पढ़ाई से ना हट जाए, उसका ध्यान ना भटक जाए और वो बिगड़ ना जाए। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकालय ला लाकर पढ़ा करता था। ठीक है, अर्थात लेखक ने बताया कि भाई एक तो यहाँ से किताबें आ जाया करती थी, जो भारत जीवन बीमा प्रेस है यहाँ से भी किताबें लेखक के घर आ जाया करती, वो घर में किताबें मिल गई हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं हालांकि अभी, परंतु वो किताबें भी पढ़ते हैं और साथ में यहाँ पे जो एक हिंदी पुस्तकालय खुला था यहाँ से भी पुस्तकें ला लाकर वे जो है पढ़ा करते थे। एक बार एक आदमी के साथ, अर्थात यहाँ पे अभी वही कहानी बताते कि एक बार एक आदमी के साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। लेखक बताने के पिताजी ने जो है एक आदमी के साथ मेरे को जो है काशी में भेज दिया। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर पहुंचा। अब यहाँ पे एक जगह का नाम बताया गया है चौखंबा। अब यहाँ पे जो है लेखक बताते हैं कि मैं उस आदमी के साथ, जिस आदमी के साथ मेरे को शादी में यहाँ पे मेरे पिताजी ने भेजा था, उसी आदमी के साथ जो है क्या हुआ कि मैं वहां पे चौखंबा पे घूम रहा था। वहीं एक और घर एक घर से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। अब लेखक क्या पाते हैं कि केदारनाथ जी पाठक जो है एक कमरे में से, एक घर से जो है निकलते बाहर आ रहे हैं। अब पुस्तकालय में मुझे प्राय देखा करते थे। लेखक बताते हैं कि पुस्तकालय में वे अक्सर मेरे को देखा करते थे। वे कौन है यहाँ पे, केदारनाथ जी पाठक।
परंतु कभी बातचीत तो हुई नहीं। इससे मुझे देखते ही वे खड़े हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक अनजान शहर में वे लोग जब मिलते हैं तो क्या होता है कि वे दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं और केदारनाथ जी पाठक उनको देखकर जो है खड़े हो जाते हैं। अब बातों ही बात, अब इन जब खड़े हुए हैं तो भाई बात तो करनी होगी ना, तो बात जो है इनकी शुरू हो गई। तो बातों ही बातों में मालूम हुआ कि जिस मकान से वे निकले थे वे भरतेंदु जी का घर था, अर्थात वे भरतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कौतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर ना जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि भाई मेरे को जैसे ही पता चला कि ये जो है केदारनाथ जी पाठक जिस घर से निकल रहे हैं वे भरतेंदु जी का घर है, तो फिर क्या हुआ कि वे जो है कौतूहल की दृष्टि से, अर्थात एक बड़ी चाह से, बड़ी उम्मीद से, और कौतूहल का क्या अर्थ है, जिज्ञासा से, बड़ी ही जिज्ञासा से वे जो है क्या करने लगे, उस घर की तरफ देखने लगे। ठीक है। अब बहुत सारे भाव जो है उनके मन में जो है उमड़ कर आ गए थे और वे लीन हो गए थे। मतलब एक तरीके से उस घर को देखते ही ना वे खो से गए थे कि पता नहीं उनको अचानक से क्या मिल गया हो, जो बचपन से उनकी चाह थी वो उनके सामने आज खड़ी थी। ठीक है। हालांकि अभी केवल घर देखा था उन्होंने, भरतेंदु जी को नहीं देखा था। पाठक जी मेरी इस भावुकता को देख बड़े प्रसन्न हुए, अर्थात वे बहुत ज़्यादा जो है भावुक हो गए थे उनको ये पाकर कि भरतेंदु जी का घर है। और इस बात को जो है पाठक जी ने भाप लिया कि भाई ये जो बालक है ये तो बड़ा ज़्यादा भावुक हो गया है इनको लेकर, भरतेंदु जी को लेकर। इस बात को जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए कि मतलब एक साहित्यकार के प्रति जो है इस बालक के मन में जो है कितनी कितनी भावुकता है, कितना जो है स्नेह है, कितनी इसके अंदर रुचि है। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं पाठक जी को जो है प्रसन्न कर गई। बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। ठीक है। अर्थात वहाँ मिल गए थे तो बातचीत करते करते कुछ देर तक चले होंगे साथ में। तो वहाँ पे बताते हैं कि बहुत देर तक हमारी जो है बातचीत हुई। भरतेंदु जी के मकान के नीचे का यह है हृदय परिचय, मतलब भरतेंदु जी के मकान के नीचे का हृदय परिचय। हृदय परिचय किस बीच में हुआ है, भरतेंदु जी के बीच में और केदारनाथ जी पाठक के बीच में और लेखक के बीच में। ये जो हृदय परिचय हुआ अचानक, ये जो आज से पहले पुस्तकालय में इन्होंने सिर्फ एक दूसरे को देखा था, मिले नहीं थे, बातचीत नहीं होती। तो अब जो है दोनों के दोनों मिल चुके हैं, दोनों के बीच जो है ये बातचीत हुई और ये बातचीत क्या हो जाती है, शीघ्र गहरी मित्रता में परिणत हो जाती है। अर्थात ये जो मुलाकात थी ये एक गहरी मित्रता में जो है बदल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक और किस्सा जो है खत्म हो जाता है केदारनाथ जी पाठक वाला। अब शुरू होता है लेखक की 16 वर्ष की आयु में लेखक ने क्या किया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मिल गई। ठीक है। अब लेखक को जो है एक अच्छी खासी जो है एक मंडली मिल चुकी थी, जिसमें क्या था कि हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। अर्थात मंडली में और भी सदस्य, परंतु लेखक ने यहाँ पे जो है केवल कुछ का ही नाम दिया है। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में हुआ करती है। अब लेखक ने बताया कि भाई इस मंडली के अंदर ये जो हमारी एक मंडली बन चुकी थी 16 वर्ष की आयु तक जो है हिंदी प्रेमियों की जो है एक मंडली में कई हिस्सा बन चुके थे। अब उस मंडली के अंदर क्या होता था, केवल हिंदी साहित्य की ही बात किया जाती थी और कोई बातचीत यहाँ पे नहीं किया जाती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मान लेता। अब लेखक मानते हैं कि भाई 16 वर्ष की आयु तक आते आते मैं इस लेखक की मंडली में भी पहुंच चुका और मैं खुद को भी जो है एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में ही हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। अब लिखने पढ़ने की हिंदी है मतलब एक मानक भाषा है, लिखने पढ़ने की तो एक मानक भाषा ही होती है। बोलचाल की भाषा में भाषा थोड़ी अलग होती है और लिखने पढ़ने वाली भाषा थोड़ी सी अलग होती है, उसमें लहजा होता है, उसमें तमीज़ होती है, अर्थात उसको हम एक अपनी मानक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उस भाषा में जो है क्या होता था, निसंदेह शब्द इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता था। जिस स्थान पर, अब लेखक ने यहीं पे वही एक कहानी बताएंगे अपनी संदेह के बारे में, कि जिस स्थान पे मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। अर्थात यहाँ पे कचहरी से जुड़े ही लोग रहा करते थे। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। अर्थात लेखक हिंदी भाषा बोल रहे हैं, वो भी नई हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पूरी मंडली उसी भाषा का प्रयोग कर रही है। अब ये जो है यहाँ पे वकील हैं जो है, ठीक है, जज वगैरह होते थे, तो यहाँ पे कचहरी से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी भाषा में उर्दू शब्द ज़्यादा होते हैं, उनके कानों में अगर ये हिंदी के नए शब्द पढ़ेंगे तो उन्हें भी अनोखी तो लगेगी। ठीक है। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह रख छोड़ा था। अब लेखक ने बता दिया है कि भाई हमारी जो है भाषा के शब्द उनके कानों में जाते थे और निसंदेह शब्द का प्रयोग हम ज़्यादा करते थे, तो उन लोगों ने जो है हमारा नाम जो है, हमारी मंडली का नाम जो है निसंदेह ही रख दिया था। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे।
एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मैं इधर जा निकला। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, लेखक के पिताजी जो है उस जज से जो है बातचीत कर रहे थे। अब जज से बातचीत कर रहे थे तो ये जो है लेखक भी जो है उसी ओर से जो है निकल पड़े। अब जब भी वहां से निकल रहे थे तो वे क्या पाते हैं कि पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। ठीक है, लेखक वहां से गुजर रहे थे और उनके पिताजी ने जो है उनसे मिलवाते हुए उनको कहा कि इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, अर्थात ये जो जवाब दिया गया है ये उसी जज से दिया गया है जिससे उनके पिताजी जो है जो लेखक को मिलवा रहे थे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो जज है वो उन्हें जवाब देता है लेखक के पिताजी को कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया था, मेरी सूरत में ऐसी बात से वाकिफ हो गया था। अर्थात ये जवाब जो है लेखक के पिताजी को मिला कि भाई मेरे को तो इस बालक की सूरत से ही पता था कि इसका जो है हिंदी का बड़ा शौक है। ठीक है, अब मेरी सूरत में ऐसी, लेखक अब बताते हैं कि मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी इस समय नहीं कह सकता, आज से 30 वर्ष पहले की बात होगी। अर्थात लेखक ने जब इस निबंध को लिखा उससे 30 वर्ष पूर्व की ये बात होगी, जब जो है लेखक के पिताजी ने जो है उनको किसी जज से मिलवाया था और ये कहा था कि भाई इनको हिंदी का बड़ा शौक है, और जज ने छठ जवाब दे दिया था कि इनके चेहरे से ही पता चलता है कि इनको हिंदी का बड़ा शौक है। अब इस बात को जो है लेखक 30 वर्ष बाद नहीं बता पाते कि कैसे जो है वो उनको समझ पाए कि कैसे उनको जो है मेरे चेहरे से पता चल गया होगा कि मेरे को हिंदी का शौक है। तो यहाँ पे लेखक ने अपने हिंदी साहित्य का पूरा जो है बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल चौधरी साहब के ही विषय में बताया जाएगा। तो अब लेखक बताते हैं, चौधरी साहब से तो अब अच्छा खासा परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था, अर्थात लेखक अब उनके यहाँ जाया करते थे, जिनसे कभी मिलने की चाह रखते थे और जिनको कभी बरामदे में उन्होंने बचपन में देखा था, आज उनके घर जो है एक लेखक के हैसियत से जो है जाया करते हैं। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। पुरानी चीज़ अर्थात पुराने तरीके के, पुराने लहजे के जिस तरीके के लोग होते हैं, वैसी पुरानी चीज़ से लेखक मतलब है कि वे जो है उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे वे क्या बताते हैं कि एक पुरानी चीज़ और एक नई चीज़ दोनों का जो है एक मिश्रण, एक अद्भुत सा मिश्रण जो है इनके अंदर रहा करता था। ठीक है, यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, अर्थात वे बहुत ज़्यादा रईस, यहाँ पे हिंदुस्तानी रईस बताए गए हैं। वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग उत्सव हुआ करते थे। अर्थात भाई कोई आम व्यक्ति तो इतना नहीं कर सकता कि भाई हर वसंत पंचमी पे, होली पे, दिवाली, मतलब कोई भी तीज त्यौहार हो उनके घर पे बड़ी जो है मनाया जाता था, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता था और उसके लिए जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है बुलाया जाता था। तो इस तरीके का जो है इंतजाम जो है कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो एक अच्छा खासा रईस ही करता था। तो हर एक तीज त्यौहार को जो है उनके घर पे मनाया जाता था। ठीक है, और खूब नाच रंग वहाँ पे होता था, खूब नाच गाना वहाँ पे हुआ करता था। उनकी हर अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, अर्थात उनकी हर एक बात के अंदर क्या टपकता था, उनकी रहीसी दिखती थी। ठीक है, कंधों तक बाल लटक रहे हैं, अर्थात ये भी एक रहीसी की निशानी है कि उनके बाल जो है वो कंधों तक लटक रहे हैं। आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्वीर लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। अब देखिए, आप चाहे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, पर एक छोटा सा बालक जो है आपके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, अब वो पीछे पीछे चल के क्या कर रहा है, एक पान की तस्तरी हाथ में लिए हुए, एक पान का डब्बा उसने हाथ में लिया हुआ है कि पता नहीं कब जो है चौधरी साहब को पान की आवश्यकता हो, और वे चल भी रहे हैं और बच्चा भी जो है उनके पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बाल श्रम को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक बच्चा जो है जिस तरीके से डब्बा लेकर उनके पीछे पीछे चल रहा है, जब वो टहल रहे हैं तब भी वो बच्चा उनके पीछे पीछे टहल रहा है। तो यहाँ ये बात भी केवल यही जता रही है, लेखक ने यहाँ पे उनके कहने का केवल इतना ही उद्देश्य है कि इससे उनकी जो है तबीयतदारी टपकती है, उनकी रहीसी जो है दिखती है। ठीक है, बात की काट छाट का क्या कहना है। अब लेखक ने यहाँ पे बात की काट छाट चौधरी साहब के विषय में बता रहे हैं कि बात की काट छाट कहें तो क्या कहना, कि उनके बात करने का जो तरीका था वो क्या था, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण विकृता रहती थी। विलक्षण विकृता अर्थात एक अनोखापन और एक टेढ़ापन। विलक्षण का अर्थ है अनोखापन और वक्रता का अर्थ है टेढ़ापन, मतलब एक अलग अलग तरीके से वे जो है बोला करते थे, और एक टेढ़ापन था। ठीक है, इनकी भाषाओं में दिखता था। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों से एकदम निराला होता था, अर्थात एक होता है लहजे में बातचीत करना लोग के, तो यहाँ पे कवि ने बताया है, लेखक ने बताया है कि चौधरी साहब का जो है बातचीत करने का तरीका अलग था, और जो साहित्य वो लिखा करते थे उनका जो है लहजा वो बिल्कुल ही अलग था।
अब लेखक ने बातचीत करने के तरीकों पर जो है यहाँ पे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से पहला उदाहरण यहाँ पे नौकर का आया है। ठीक है, नौकर कैरेक्टर आपको बताया गया था प्रमुख पात्रों में, तो यहाँ पे अब उस नौकर की बात होती है। अब नौकर तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अब जब नौकर के साथ जब वे कुछ बातचीत करें या नौकर को कुछ कह रहे हैं, तब लेखक बताते हैं कि उनके दोनों के बीच में, अर्थात चौधरी साहब के और उनके नौकर के बीच में जो बातचीत होती थी वो भी सुनने लायक हुआ करती थी। अगर किसी नौकर के, अब लेखक ने यहाँ पे एक किस्सा बताया कि अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकलता कि कार्य बचाता नहीं। उनके प्रश्नों में पहले देखो यहाँ पे नौकर वाला किस्सा जो है शुरू होकर यहीं पे खत्म हो जाता है कि वे बताते हैं कि अगर किसी नौकर के हाथ से जो है गिलास छूट जाता है तो वे कहते थे कार्य बचाता नहीं, अर्थात नॉर्मली हम कहते हैं कि टूटा तो नहीं, गिलास अगर गिर गया है हाथ से तो वे टूटा तो नहीं, परंतु यहाँ पे जो है चौधरी साहब क्या कहते हैं कि कार्य बचाता नहीं, अर्थात गिलास तूने तोड़ ही दिया ना, बचा तो नहीं ना गिलास, तूने तोड़ के ही माना, मतलब जैसे कि नौकर ने जानबूझ के उस गिलास को तोड़ा हो। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि इनका जो है ये बात करने का जो तरीका था वो औरों से अलग होता था। उनके प्रश्नों से पहले क्यों साहब अक्सर लगा करते थे। ठीक है, अर्थात ये उनके बात करने का तरीका था कि जब भी वो किसी से प्रश्न किया करते थे तो क्यों साहब इस तरीके के शब्दों का जो है वो प्रयोग किया करते थे। फिर वे कहते हैं कि वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, अर्थात लोगों को बनाया करते थे, जैसे होता है ना कि उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों को जो है बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहा करते थे। अर्थात लेखक क्या बता रहे हैं कि अब भाई अगर चौधरी साहब किसी का मजाक उड़ाएंगे, उन्हें बनाएंगे, तो क्या दूसरा व्यक्ति उन्हें छोड़ देगा? वो भी बराबर की जो है हिस्सेदारी लेते थे इसके अंदर। मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी में एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। अब यहाँ पे एक वामनाचार्य गिरी कवि का नाम बताया है। ठीक है, अब वामनाचार्य गिरी के बारे में बताते हैं कि एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर कविता जोड़ते चले जा रहे थे। एक दिन वे सड़क से जा रहे थे और किसके ऊपर कविता गा रहे थे? चौधरी साहब के ऊपर, या चौधरी साहब के ऊपर ही कविता गा रहे हैं, चौधरी साहब के घर के नीचे से ही जा रहे हैं। अंतिम चरण रह गया था, वो कविता जो गा रहे थे उसका जब बस एक अंतिम चरण रह गया था। चौधरी साहब अपने बरामदे में, अब चौधरी साहब जो अपने बरामदे में आ गए, क्योंकि उनका बरामदा था। अब वहीं से नीचे से जो है वामनाचार्य गिरी जी गुजर रहे हैं। तो अब चौधरी साहब जी बरामदे में आ गए, आखिरी पंक्ति चल रही थी और गाना भी जो है, जो कविता जो है वो भी वामनाचार्य जी किसके ऊपर गा रहे थे? चौधरी साहब के ऊपर ही गा रहे थे। तो चौधरी साहब बरामदे में आ गए तो क्या देखते हैं वामनाचार्य गिरी जी, चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सहारे खड़े दिखाई पड़े, क्योंकि यही उनका तो तरीका था भाई खड़े होने का। वो ऐसे ही हाथ रखते हैं खंबे पर, कमर पर, और उनके बाल जो है वो कंधे तक हैं। तो ऐसे ही वे खड़े थे। चट कविता पूरा हो गया और वामनाचार्य जी ने नीचे से कवित को ललकार कर जिसका अंतिम अंश था। अब जो है जैसे ही वो जो है आके बरामदे में खड़े हुए, वामनाचार्य गिरी को अंतिम पंक्ति याद आती है और वे जो है एकदम से ललकार कर, अर्थात ललकार कर का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है कि वो पहले कविता आराम से गा रहे थे, परंतु जैसे ही चौधरी साहब बरामदे में उनको दिख गए और उनके नीचे से, घर के नीचे से ही वे गुजर रहे थे, तो फिर उन्होंने जो है ललकारा ताकि उनकी जो पंक्तियां वो जो बोल रहे हैं वो चौधरी साहब के कानों तक जाएं। ये केवल हास्य शैली के अंदर और कुछ भी नहीं है, एक हंसी मजाक चल रहा है। तो यहाँ पे उस पंक्ति का अंतिम मुखड़ा ये था कि खंबा टेके खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, अर्थात खंबे के सहारे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है स्त्री खड़ी है, मुस्लिम स्त्री खड़ी है। ठीक है, तो ये मजाक में जो है वामनाचार्य गिरी ने जो है एक कविता बनाई थी चौधरी साहब की और उसका अंतिम मुखड़ा जो है चौधरी साहब को सुना भी दिया। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, अर्थात चौधरी साहब के घर पे बहुत सारे लोग जो है एक दिन बैठकर बातचीत करते हैं कि इतने में पंडित जी आ गए। अब यहाँ पे एक दूसरा किस्सा यहाँ पे लेखक ने बताया है कि भाई वहाँ पे जो है आ गए पंडित जी। अब चौधरी साहब के यहाँ जो भी आया करता था बता दिया गया कि भाई वो तो उन्हें बनाया करते थे, उल्लू बनाया करते थे, और लोग भी इसी फिराक में रहा करते थे कि चौधरी साहब को उल्लू बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पंडित जी आ गए। पंडित जी बेचारे भोले से यहाँ पे दिखाए गए हैं। कहिए क्या हाल है पंडित जी। ठीक है, अब यहाँ पे चौधरी साहब ने पंडित जी से पूछा कि कहिए क्या हाल है। फिर पंडित जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे पंडित जी के मुंह से निकला कुछ जल खाया। अब जो ये जल खाया ये पकड़ लिया गया चौधरी साहब के द्वारा। अब चौधरी साहब जी कहते हैं कि भाई जल खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। अब ये क्या हुआ भाई, उन्होंने भी जल खाया को ही खाया ही रखा और फलाहार पिया होगा, मतलब फलों का जो फ्रूट्स थे, जो फल थे, उनको आपने पिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये हंसी मजाक जो है शुरू हो गया। अब इन्होंने इस बात को पकड़ा। देखो कई बार हमारे मुंह से जो है कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो अगर किसी ने पकड़ लिए तो वो हंसी
ठिठोली का एक हिस्सा बन जाता है। और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने केवल बात पे ध्यान दिया, तो फिर हंसने वाली कोई बात नहीं रह जाती। परंतु यहाँ पे चौधरी साहब जी का जो स्वभाव है वो ऐसा ही दिखाया गया कि वो लोगों की बातों को पकड़ा करते थे, क्योंकि उनके बोलने का, उनका लोगों के साथ जो तरीका है, जो लहजा है रहने का, वो अलग था और उसे औरों से निराला था। तो इसलिए वो लोगों की बात को पकड़ा करते थे और लोग भी इसी फिराक में रहते थे कि कैसे चौधरी साहब की बात को पकड़े और उन पे हंसा जाए। तो यहाँ पे जो है पंडित जी का जो है यहाँ पे इस तरीके से मजाक उड़ाया गया कि जल ही खाया था या फलाहार भी पिया था। अब अगले किस्से पे आते हैं। तो अगला किस्सा यहाँ शुरू होता है चौधरी साहब के पड़ोसी का। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे। अब चौधरी साहब के घर पे पड़ोसी आते हैं। देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब, एक लफ्ज में अक्सर सुना करता हूँ। अब यहाँ पे जो सवाल किया गया है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये सवाल किया गया है चौधरी साहब से। चौधरी साहब ने पड़ोसी से प्रश्न किया है। एक पड़ोसी आता है चौधरी साहब का चौधरी साहब के घर, ठीक है। तो चौधरी साहब जो है पड़ोसी से पूछते हैं कि एक लफ्ज में अक्सर सुनता हूँ, उसका ठीक अर्थ समझ में ना आया, आखिर घनचक्कर के क्या माने हैं। अब वे जो है चौधरी साहब क्या पूछ रहे हैं पड़ोसी से कि घनचक्कर के क्या माने हैं, घनचक्कर क्या होता है, घनचक्कर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसके लक्षण क्या है। पड़ोसी महाशय ने जवाब दिया, वाह, यह कोई मुश्किल बात है। अब देखो, चौधरी साहब ने तो बड़े ही आराम से पूछा था कि भाई बताओ जरा ये घनचक्कर क्या होता है, मुझे तो पता नहीं कि ये घनचक्कर क्या है, इसके क्या मायने और ऐसा क्या लक्षण इसके अंदर दिखते हैं जो हम किसी व्यक्ति को घनचक्कर कह दें। ये प्रश्न उन्होंने जो है अपने पड़ोसी से किया। अब पड़ोसी क्या कहते हैं कि ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। एक दिन रात को सोने से पहले, अब ये जवाब देते हैं कि एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो काम किए वो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। अर्थात वो भी मजाक कर गए इनके साथ तो, कि भाई पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जो आपने कार्य किया वो आपने लिख लिया और लिखने के बाद पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये तो जो सारे के सारे कार्य जो भी व्यक्ति करता है, जो आपने लिखा है वो सारा का सारा घनचक्कर व्यक्ति ही करता है। तो पड़ोसी महाशय ने आगे जो है चौधरी साहब को ही घनचक्कर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनके बातों का, वार्तालाप का जो किस्सा है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आते हैं एक अगले किस्से पे जो चौधरी साहब के घर पे ही घटित होता है। मेरे सहपाठी, यहाँ पे मेरे शब्द लेखक के लिए प्रयोग में किया गया है। लेखक है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। सहपाठी, लेखक के जो सहपाठी हैं उनकी बात कही है पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर। इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी सी विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे लेखक ने बताया कि इनके जो मित्र थे, ठीक है, जो सहपाठी थे, इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था उर्दू बेगम, ठीक है। तो यहाँ पे चर्चा का विषय उर्दू बेगम किताब के ऊपर ही था। तो उर्दू बेगम किताब लिखी थी, बहुत ही विनोदपूर्ण अर्थात आनंद से भरी हुई वो जो है किताब थी। अब उसके अंदर क्या था, जिसमें उर्दू की उत्पत्ति और प्रचार, मतलब उर्दू भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका प्रचार कैसे गया, उसको बढ़ावा कैसे दिया गया कि लोगों तक जो है उर्दू भाषा का प्रयोग जो है पहुंचाया जाए, ज़्यादातर लोग जो है उस भाषा का प्रयोग। तो इस तरीके की बातें जो है इस किताब के अंदर लिखी है। का वृतांत एक कहानी के ढंग में दिया गया, अर्थात कहानी के रूप में जो है बताया गया कि उर्दू भाषा को जो है कैसे उर्दू भाषा बनी और कैसे उसका उपचार किया गया। तो कहानी के रूप में इस किताब में जो है बताया गया है इत्यादि। कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे, अर्थात यही जो है यहाँ पे चौधरी साहब के घर की छत पे गर्मियों की बात थी और जो है चौधरी साहब के घर की छत के ऊपर कुछ मंडली जो है बैठी थी यहाँ पे कुछ लोग, और वहीं पे जो है चौधरी साहब थे, लक्ष्मी नारायण जी थे, भगवान दास सालना थे और जो है लेखक थे, यहाँ पे सारे के सारे बैठे थे चौधरी साहब के घर की छत के ऊपर। तो चौधरी साहब की छत के ऊपर जब बैठे हुए हम इस किताब के बारे में बातें चल रही थी, तभी चौधरी साहब के पास जो है देखा गया कि चौधरी साहब के पास एक लैंप जल रहा था। एक लैंप जल रहा था। लैंप क्या था, जो दिया स्लाई सी होती है, ठीक है, जिसमें कांच का जो है ग्लास ऊपर लगा होता है, तो वैसे वाला लैंप था। लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकर को आवाज देने, अब भाई लैंप की बत्ती भभक रही है तो क्यों भभक रही है, या तो कोई हवा चल रही है और लैंप जो है बुझ जाएगा या वो गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं कि भाई अब नॉर्मल इंसान क्या करता है, अगर कोई चीज़ गिरती हुई दिखती है या कोई चीज़ जो है बुझती हुई दिखती है तो हम उसे जो है बचाने का प्रयास करते हैं, परंतु चौधरी साहब का तो अपना स्टाइल है, उनका तो अपना निराला तरीका है। तो चौधरी साहब क्या करते हैं, वो नौकर को आवाज़ देने लगते हैं। मैंने चाहा, यहाँ पे जो है लेखक ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने चाहा क्या कि बढ़कर बत्ती को नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने, देखो उनको क्या लगा कि बत्ती को नीचे गिरा दूं अर्थात लैंप को किसी तरीके से बचा लूं, अगर वो हिल रहा है, वो भवक रहा है तो। परंतु लक्ष्मी नारायण जी ने क्या कहा कि रुक जा बेटा, तू मत रोक उस लैंप को, और तमाशा देखने के विचार में मुझे धीरे से रोक लिया। अर्थात
चौधरी साहब को पता नहीं चला। और ये चीज क्या हुई कि लेखक ने सोचा कि भाई मैं ही लैम्प को देख देता हूँ कि इतने में ये तो नौकर को बुला रहे हैं, अगर उनको नहीं करना तो मैं करती हूँ। और अनायास ही हमारे हाथ जो है बढ़ जाते हैं किसी भी चीज को बचाने के लिए। तो लेखक जो है आगे बढ़ रहे होंगे, परंतु लक्ष्मी नारायण जी ने उनको रोक दिया कि रुक जा, अभी तमाशा देखियो कि अभी क्या बातचीत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है लेखक रुक जाते हैं। तो चौधरी साहब जी कहते जा रहे हैं, अरे जब फूट जाए तभी चलत आवा, अर्थात कि जब लैंप जो है टूट कर गिर जाएगा, नौकर तभी चलकर आएगा क्या वापस। ऐसी बात जो है यहाँ पे वे बोले जा रहे हैं। अब इतनी देर में आप बोल रहे हो नौकर चलकर आए, कितनी देर में तो काम हो जाएगा, लैंप गिर जाएगा, टूट जाएगा। और अंत में चिमनी ग्लोब की सहित चकनाचूर हो गई। पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ ना बढ़ा। लैंप बिल्कुल चौधरी साहब के पास है, परंतु चौधरी साहब नौकर को आवाज दे रहे हैं। लेखक ने प्रयास किया कि मैं लैंप को बचा लूं, पर लक्ष्मी नारायण जी ने उनको रोक दिया कि भाई रुक जाओ, तमाशा देखना। और तमाशा ही हो गया वहां पे। नौकर समय पर आया नहीं और लैंप जो है नीचे गिर गया। चौधरी साहब ने उसे बचाना ही नहीं था, क्योंकि चौधरी साहब तो रईस आदमी है, वो कैसे लैंप को बचा लेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे किस्से जो है अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी की जो है भाषा के बारे में बताया गया। उपाध्याय जी नागरी को अपनी भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा में ही लिखा करते थे, अर्थात जो हमारी नागरी लिपि होती है उसी के अंदर जो है चौधरी साहब जो है लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, वही नागरी कहलाई। इसी प्रकार मिर्जापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ करते थे लक्ष्मीपुर, मीर, समुद्र जा, पुत्रीपुर। अर्थात ये उनका अपना तरीका था मिर्जापुर लिखने का। कारण उन्होंने बता दिया कि मैं मिर्जापुर को मिर्जापुर लिखा करता था और नागरी भाषा को ही नागरी को ही अपनी भाषा मानते थे, नागरी भाषा में ही लिखा करते थे। और उपाध्याय जी नागर अपभ्रंश से जो भाषा बड़ी है, जो श्रेष्ठ हुई है, जो और ज्यादा सभ्य बनी है, उसी भाषा को विकसित होकर जो है वही आगे बढ़कर जो है वो वही भाषा जो है नागरी कहलाई।